हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग जो एक सिलसिला चालू किए हैं बुक्स वन ऑफ ऑन वॉल स्ट्रीट पढ़ने का, उसी को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने जो इसमें इंट्रोडक्शन टू मिलेनियम एडिशन, प्रोलॉग और इंट्रोडक्शन टू एडवांटेज ऑफ द मनी ये कंप्लीट कर लिया है 31 पेज तक। और आज हम यहाँ पार्ट 1 प्रिपेयरिंग टू इन्वेस्ट को समझेंगे और उसमें द मेकिंग ऑफ स्टॉक पिकर ये चैप्टर को देखेंगे। बस इतना ही रखेंगे इस वीडियो में। सो बेसिकली जो हम लोग रनिंग नोट्स बनाया है मैंने रीडिंग का, उसी को आपके साथ साझा कर रहा हूँ। तो हम लोग आते हैं इस पार्ट में जिसमें पीटर लिंच बताते हैं, उनकी फ़िलॉसफी समझते हैं कि प्रिपेयरिंग टू इन्वेस्ट कैसे मतलब तैयार करें अपने आप को कोई इन्वेस्टर। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप अगर डिसीजन बनाएं मार्केट में कि तो फिर आपको ये तय करना होगा कि आप कितना ट्रस्ट करते हैं कॉर्पोरेट कल्चर पे, चाहे अमेरिका हो उनके कॉन्टेक्स्ट में या हमारे यहाँ इंडिया। तो आप इन्वेस्ट जो कर रहे हैं तो वहाँ से क्या निकालने की उम्मीद कर रहे हैं, क्या लॉन्ग टर्म बनेंगे, शॉर्ट टर्म बनेंगे। आप अगर मान लीजिए अचानक से सीवियर ड्रॉप आता प्राइस में तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होनी ज़रूरी है, तभी आप मान लीजिए बन सकते हैं और पैसा बना सकते हैं, अदरवाइज़ आप मार्केट के शिकार बन सकते हैं। तो उसी को एक मतलब मैंने टीवीएफ के जो राजा रवीश कुमार है उनसे इंस्पायर होकर एक थोड़ा कपलेट सा बना दिया है कि स्टॉक मार्केट में किस्मत बनाने आया मेरा यार, बिना इन्वेस्टमेंट को जाने कोई सार, ना ही स्टॉक मार्केट ना ही कंपनी कर सकती है उद्धार, या इन्वेस्टर तैयार नहीं होती है जब क्लैरिटी तो होता है मार्केट का शिकार। नमस्कार, मैं राजा लिंच कुमार। तो हंसी की बात अलग है पर इम्पोर्टेंट यही है। तो बाकी जो मैंने यहाँ पे कहा है उसी को नीचे लिखा हुआ है। तो अगर इन मुद्दों पर क्लैरिटी नहीं हो तो मार्केट का शिकार हो सकते हैं। तो ये तो एक इंट्रोडक्शन था कि कैसे स्टॉक मार्केट के लिए तैयार हो। बाकी कैसे एक स्टॉक पिकर बनता है उसको लेकर भी पीटर लिंच बहुत डिटेल में बताएं कि वो कैसे बने, अपनी पर्सनल जर्नी को एक्सप्लेन किया है। तो उसको हम लोग देखते हैं कि भाई वो कह रहे हैं कि स्टॉक पिक करने का कोई खानदानी नुस्खा नहीं है। जब कभी कोई ऐसा नहीं है कि माँ के पेट से पैदा हुआ है या वंश को कोसते हैं कि हमारे वंश में तो गुण ही नहीं है, तो भाई इन्वेस्टर तो कोई कोख से पैदा नहीं होता। इस टाइप का अगर सोच रखोगे तो आप गलत साबित होगे, क्योंकि इतिहास उसको गलत साबित करता है। पीटर लिंच कहते हैं, न मेरे पिताजी कभी जनरल मोटर का शेयर प्राइस देखे, न मेरी माँ कभी डिविडेंड के पूछी। तो मेरे तो सितारे हर मौके पर इन्वेस्टिंग की कसौटी वाले दिन लुढ़के ही थे। कहने का मतलब है कि जब ये पैदा हुए या जब इनको नौकरी लगी या जो भी मतलब इनके इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है जीवन में, उस हर जगह में मान लीजिए उस दिन अगर देखा जाए मार्केट के सितारे तो बुलंद ना होके उल्टी दिशा में थे। तो उस सेंस में अगर देखेंगे तो ऐसा समझेंगे कि भाई हमारी तो किस्मत ही खराब है। पर पीटर लिंच जैसा भी मतलब सक्सेस कोई भी कंपेयर करने के लिए भी सोचता है। तो ज़्यादातर ये अपनी रिलेटिव की भी कहानी बताते हैं कि ऐसा नहीं कि इन्वेस्टमेंट का ही मतलब इनकी फैमिली थी। इनके ज़्यादातर रिलेटिव भी स्टॉक मार्केट पर विश्वास नहीं करते, और करे भी क्यों, क्योंकि उन्होंने 1929 का जो स्टॉक मार्केट में त्रासदी हुई थी, जो ग्रेट डिप्रेशन वाली दौर देखा था उनकी फैमिली ने। तो वहाँ पे न कहीं कोई चर्चा होती थी, कोई भी स्टॉक घर के अंदर में खरीदने बेचने की चर्चा नहीं करता। तो क्योंकि ये लोग देख रखे थे, कोई भी विश्वास नहीं करते थे कि स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा रिलायबल चीज़ है। पर ये एक आप देखिए कि जब लोग विश्वास नहीं करते हैं तभी सबसे बड़ा बुल मार्केट आता है। 1950 से ज़्यादा बढ़िया बुल मार्केट न भूतो न भविष्य रहा है। तो 1950-60 के दशक में स्टॉक मार्केट का हर अमेरिकी विश्वास नहीं करता था। तभी बहुत इट्स टू रिस्की वाला जब एटीट्यूड होता है, या यू विल लूज ऑल योर मनी, उस तरह का जब सेंसिबल चीज़ में भी इतना डरने लगते हैं लोग, तो उस वक्त बहुत अच्छा बुल मार्केट आता है। तो दिक्कत कहाँ है कि छोटे निवेशक गलत टाइम पर पेसिमिस्टिक और गलत टाइम पे ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, और बड़े इन्वेस्टर जो है उसी में उल्टा होते हैं। तो यही सीखा था। अब इन्होंने एक अपनी पर्सनल जर्नी बताई है कि इसके जो पिताजी हैं वो काफ़ी मेहनती आदमी थे, फॉर्मर मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे, और बीमार हो गए थे जब ये 7 साल के थे, और 10 साल की उम्र में ही ब्रेन कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनकी माता को भी काम में जाना पड़ा, और इन्होंने भी सोचा कि पार्ट टाइम करके हम भी मदद करते हैं घर की। तो 11वीं जब 11 साल के थे ये, तो एज ए कैडी जो गोल्फर मतलब सामान वामान ढोते हैं और थोड़ा गाइड करते हैं कि कैसे मारो, घास के ऊपर नीचे हुमच के मत मारो, धीरे से मारो, या जो भी उस तरफ से जो करते हैं उसको कैडी बोलते हैं। वो बॉल मारता है जब कोई गोल्फर, उसको पकड़ के लाता है। तो बोला कैडी का काम बहुत अच्छा था उस वक्त में, आइडियल ऑक्यूपेशन था। क्योंकि अगर हम न्यूज़पेपर भी फेंकते सुबह 6 बजे उठ के 7 दिन, तो भी एक दोपहर की आमदनी कैडी बन के उनसे ज़्यादा कमा लेता। और बाद में जब मैं हाई स्कूल करने लगा तब मुझे और भी महीन जो नुआंस हैं, सटल एडवांटेज हैं कैडिंग के, वो पता चला। क्योंकि कैडिंग ये गोल्फ वोल्फ जो है वो तो मतलब बड़े आदमी लोग ही खेलते हैं, बड़े लोगों की बड़ी बात, बड़ा खेल। तो प्रेसिडेंट सीईओ वगैरह आते थे मेजर कॉरपोरेशन के, तो वो लोग जैसे जिलेट के, पोलोरॉइड के, फिडेलिटी के, तो यहाँ पे जो जॉर्ज सुलिवन जी हैं फिडेलिटी के थे, तो वो मतलब वहाँ से मतलब काफ़ी इन्वेस्टमेंट का ज्ञान मिलता था। तो एक सर्कल में चर्चा भी है कि भैया जो है बड़ी बड़ी कंपनी के बोर्ड रूम का एक दरवाज़ा, एक राह गोल्फ क्लब के लोकर रूम से भी निकलती है। जैसे मतलब ब्रेबर्न वहाँ का नामी गिरामी एक गोल्फ क्लब था। तो अगर आप मान लीजिए स्टॉक्स के बारे में जानकारी चाहिए तो गोल्फ कोर्स सेकंड बेस्ट जगह है। ऑफ कोर्स फर्स्ट बेस्ट जगह तो एक्सचेंज का फ्लोर ही है, जैसे अपने रामदेव अग्रवाल हो या बहुत सारे लोग जो ब्रोकर हैं जो फर्स्ट बेस्ट सोर्स से सीखे हैं।
तो वहाँ पे क्या होता था कि मान लीजिए आपने 2-4 कैडी का काम करके 2-4 चीज़ हेल्प की, तो वो लोग भी आपस में भी डिस्कस करते रहते थे, तो उससे भी काफ़ी ज्ञान मिला इसको। उस समय पैसे नहीं थे मगर इनके पास, तो मगर बहुत सारी चीज़ सीख लेता है कि आदमी कैसा है क्या नहीं है। तो एज ए इनकी जो पर्सनल जर्नी वो हमें पर्सनल जर्नी जो है उसको हमें बता रहे हैं। तो कैडिंग का जो इनके दिमाग में एक नोशन बैठा दिया कि भाई हाँ, एक चीज़ पैसा होना हेल्प करता है ज़िंदगी में। तो इनसे कैडिंग से इनको मतलब जो पैसे मिले वो उसे कॉलेज का स्कॉलरशिप मिले। तो इस स्कूल का भी मतलब अपनी स्कूलिंग एजुकेशन के बारे में बता रहे हैं कि भैया इन्होंने साइंस को अवॉइड किया, मैथ को, अकाउंटिंग को, ये थोड़ी बहुत जो नॉमिनल थोड़ा बहुत किसी में इंटीग्रेटेड पढ़ा दिया तो पढ़ा दिया, अदरवाइज ये तो मतलब हिस्ट्री के स्टूडेंट रहे हैं, आर्ट साइड से रहे हैं। साइकोलॉजी पढ़ी इन्होंने, पॉलिटिकल साइंस पढ़ी, मेटाफिजिक्स पढ़ी, एपिस्टेमोलॉजी पढ़ी, लॉजिक, रिलीजन, फिलोसफी ऑफ एंशियंट ग्रीक्स। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब बड़का फाइनेंस वाइनेंस पढ़े हैं और ये सब चीज़ किए हैं। कहते हैं कि इन्वेस्टिंग इन स्टॉक आर्ट है ना कि एक साइंस है। जो हर चीज़ रिजिड नंबर का चश्मा से देखता है वह नुकसान में रहता है। तो जो भी मैथमेटिक्स की ज़रूरत है स्टॉक मार्केट में पड़ती है वो चौथी कक्षा में ही आ जाती है। तो ये चीज़ कहना है उनका। अब आते हैं एक जो इनकी एजुकेशन से जो ये कह रहे हैं कि मेरे को सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो मिला था वो है लॉजिक्स पढ़ने से, क्योंकि स्टॉक मार्केट बहुत इलॉजिकल है। वो बताते हैं कि जैसे एंशियंट ग्रीक्स वाले जो हैं घोड़े के पास बैठे रहेंगे और आपस में तुक्काबाजी करेंगे कि भैया घोड़े का दांत कितना है, तो उसको दिनों दिन तक तुक्काबाजी करेंगे, ये नहीं कि भाई घोड़ा का मुंह खोल के एक बार दांत ही गिन ले, इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं तो उसी में सट्टा हो रहा है। तो ये जो चीज़ है वो वॉल स्ट्रीट है, तो वहाँ लॉजिकल काम नहीं होकर इलॉजिकल काम बहुत होता है। तो फिर भी मगर इसमें पैसा कैसे बनता है, क्योंकि बीच बीच में लॉजिक चीज़ आएगी, हर एक चीज़ पैसा बनाएगा, पैसा आपको मिलेगा, तो वो सारी चीज़ें वो कह रहे हैं। तो हर दिन कॉज एंड इफेक्ट जो अगर ढूंढने जाएगा वॉल स्ट्रीट में लॉजिकल तरीके से, वो कन्फ्यूज़ होता रहेगा, क्योंकि वो कन्फ्यूज़ करता है। 1963 में लिंच का पहला स्टॉक जो है फ्लाइंग टाइगर एयरलाइंस, जो मतलब तुक्का नहीं है, एक कुछ उनका जो इनका ट्यूशन का खर्चा निकाला था ग्रेजुएशन का, तो ये हवाई तुक्का नहीं मारे थे, ये एक आर्टिकल पढ़े थे कि भाई इसका प्रॉमिसिंग फ्यूचर है इसलिए ऊपर जाएगा। पर इसलिए वो ऊपर नहीं गया, ये ऊपर इसलिए गया क्योंकि वियतनाम का वार चालू हो गया था और कार्गो और ट्रुप्स की आवाजाही में बहुत काम मिला इसको, तो ये ऊपर गया। फिर मतलब इस तरह से तो यहाँ से एक मतलब बॉस्टन कॉलेज वगैरह में भी ये लोग पढ़ लिए। फिर वहाँ पे मिस्टर सुलिवन जो वही अपना गोल्फर, वो कह रहा है सुलिवन जो था वो मतलब बहुत घटिया गोल्फ खेलता था पर बढ़िया आदमी था और अच्छे खासे टिप देता था। तो वो ये कहता है कि भैया अगर तुमको कोई बढ़िया गोल्फ खेलने वाला और ख़राब टिप देने वाला मिले और ख़राब गोल्फर और बढ़िया टिप देने वाला मिले तो क्या चुनोगे? तो बोले भैया हम तो वही चुनेंगे कि भैया जिसमें टिप ज़्यादा मिले, गोल्फ चाहे घटिया खेलता हो। तो बोले कि ये सब जो है वो बोला कि फिडेलिटी में आ जाओ, सुलिवन जी ने ऑफ़र किया। तो फिडेलिटी भाई उस वक्त में फिडेलिटी टाइप या न्यूयॉर्क याट क्लब, अगस्ता नेशनल, कार्नेगी हॉल, केंटुकी डर्बी, ये सब चीज़ें मतलब नामी गिरामी इन्वेस्टमेंट घराने थे कि वहाँ कौन काम करना पसंद नहीं करे। तो फिडेलिटी इतना बढ़िया म्यूचुअल फंड बेचता था कि मेरी माँ भी महीने का $100 लगाती थी। तो समझ लीजिए पूरे अमेरिका को म्यूचुअल फंड बेच दिया है फिडेलिटी ने। तो इस तरह का था, बहुत सारा फंड वंड चलाते थे। तो इसका जो फिडेलिटी के जो फाउंडर टाइप के रहे हैं उसका नाम है नेड जॉनसन। तो वो बोल रहे हैं कि वो उनका ज्ञान ये है कि आप स्टॉक में अपने कैपिटल प्रिजर्व करने के लिए पैसा नहीं लगाते, आप पैसा बनाने के लिए लगाते हैं। तो बोल रहे हैं कि जो स्टॉक आप ट्रेड नहीं कर रहे हैं, मतलब लेके बेच नहीं रहे हैं, वो बीवी की तरह हो गई है जिसमें आप फंस गए हैं। तो ये मतलब नेट जॉनसन का कहना है, मतलब वो उसी बात से काफ़ी बार मतलब वो तकिया कलाम हो गया था उनका। तो फिर एक आर्टिकल बताते हैं रैंडम वॉक एंड मेन शुगर। तो ये जो चीज़ है जब अब इन्होंने फिडेलिटी पकड़ लिया, ये बता रहे हैं कि लिबरल आर्ट्स का मेजर में भी मतलब अच्छा खासा स्टॉक एनालाइज कर ले रहा था। तो इसमें ऐसा नहीं है कि इनको इन्होंने पहले पेपर एंड ये सब इंडस्ट्री पकड़ा, जो इनका मतलब सेगमेंट पकड़ा था। तो उसके बाद उन्होंने जो थोड़ा बहुत पैसा कमाया फिर वाटन में गए। वाटन में मगर जाके देखे कि इन्वेस्टमेंट सक्सेस के लिए जो पढ़ाया जा रहा था उसमें इन्वेस्टमेंट फेलियर होते हैं, क्योंकि इनका फिडेलिटी का एक्सपीरियंस से यही पता चलता है। तो एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस जो थ्योरी का है वो उसका विरोधाभास साफ साफ रैंडम वॉक हाइपोथेसिस के साथ दिख रहा था, तो हजम नहीं हो रहा था। मार्केट इरेशनल है ये बात मानना पछती नहीं जब फिडेलिटी वाले बार बार किसी स्टॉक को 20 गुना कर पा रहे थे, जैसे केंटुकी फ्राइड चिकन को कर दिया था उन्होंने। तो 2 साल के बाद वाटन के बाद इन्होंने लेफ्टिनेंट की भी नौकरी करी आर्टिलरी सेक्शन में यहाँ पे अपने आर्मी में। तो फिर कोरिया वोरिया चले गए, वहाँ स्टॉक मार्केट से दूर हो गए। सियाल वाल में उस वक्त में स्टॉक मार्केट नहीं थे। कभी कभी बीच में घर में आते थे छुट्टी उट्टी में, तो भाग भाग के ले लेते थे, दोस्त कुछ बता दिया या कलीग्स कुछ बता दिए, तो हाई फ्लाइंग इशूज़। पर दोस्त लोग तो अपना लेते थे, इनको कंजर्वेटिव धरा देते थे लार्ज कैप टाइप। तो उसमें थोड़ा बहुत रेंजर ऑयल में बना, पर मेन शुगर में पैसा डूबा। अब मेन शुगर की थोड़ी कहानी बताते हैं ये, कि जो मेन शुगर श्योर था कि पैसा बनाएगा, क्योंकि ये बीट रूट वगैरह या जो मेन पोटैटो की फार्मिंग करके है, तो सारी चीज़ सही थी। पर मेन फार्मर्स जो थे वो ज़्यादा ही कॉशियस हो गए थे। वो हज़ारों या 100 एकड़ में शुगर बीट्स लगाने की जगह में थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो वो फिर जब काम किया तो फिर हाफ एकड़ पे लगाएं, तो जब तक वो फुल एकड़ पे पहुँचे तब तक रिफाइनरी ही मतलब घाटे में चलने लगी, तो मेन शुगर हो गया बैंकरप्ट। तो यही होता है, मतलब सब चीज़ आपने एनालाइज़ किया मगर फिर भी क्या ऊँट किस करवट बैठेगा उस पर डिपेंड करता है कि आपका पैसा क्या बनेगा। फिर कोरिया में ये वापस आए, 1969 में रीजॉइन किया इन्होंने फिडेलिटी का एज ए परमानेंट एम्प्लॉय और रिसर्च एनालिस्ट। तो
तो फिर जब आए तो फिर स्टॉक मार्केट गिर गया, जो बता रहे हैं कि भाई मेरे सितारे जो हैं बुलंद नहीं हैं। तो उस वक्त फिडेलिटी मैगलन के पास में $20 मिलियन था एसेट में, 40 स्टॉक नेट जॉनसन संभालता था, फिडेलिटी का हेड आदमी। उसने बोला कि भैया इसको 25 कर देना। उसने सुना आराम से पीटर लिंच ने, और उसके बाद उस नंबर को 25 की जगह 60 कर दिया। 6 महीने बाद 100 पहुंचा दिया, और उसके बाद और 150 कर दिया। तो वो जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहा था कि भैया नेट जॉनसन को चिढ़ाना है। उसको ऐसा लग ही रहा था कि ये जो मार्केट है उसमें हम, मार्केट गिरा हुआ था तो उसको जो है बार्गेन दिख रहा था चारों ओर, तो अपने आप को रोक नहीं पाया। तो यही है कि नेट जॉनसन मगर ओपन माइंड का आदमी था। वह ऐसा नहीं कर रहा, जब तक पैसा बना रहे हो, कर रहे हो पॉजिटिव, तो चीयर कर रहा था जब तक रिजल्ट दे रहा था। तो वो बता रहे हैं कि बहुत सारी कंपनी के बारे में बता रहे हैं कि साउथलैंड हो, सर्किल के, नेशनल कन्वीनियंस, शॉप एंड गो, हॉपिन फूड्स, फेयरमोंट फूड्स, सनशाइन जूनियर। बाइंग हंड्रेड्स ऑफ स्टॉक सडनली वाजंट नेट जॉनसन आइडिया ऑफ हाउ टू रन एन इक्विटी फंड, बट आई एम स्टिल हियर। पर नेट जॉनसन के विपरीत जाके भी मैं आज भी बना हुआ हूँ। इसका मतलब मैं इतना गलत भी नहीं था। तो कई बार लोग मेरे को मजाक में बोलते थे कि भाई तुम तो इक्विटीज़ के विल रॉजर्स हो। तो विल रॉजर्स मतलब वो सब दुनिया का सब कुछ ही ले लेता था। तो कह सकते हो कि भैया कौन सा, एक बैरोन में मजाक उड़ाता था, जैसे बैरोन की डिक्शनरी वगैरह, कि भाई कौन सा ऐसा स्टॉक है जो लिंच नहीं ले रखा है, क्योंकि उस वक्त में 1400 स्टॉक थे इनके पास। तो एक पॉइंट तो है कि मतलब इतना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन ये नहीं है। मगर विल रॉजर्स की एक एडवाइस भी है कि बेस्ट बिट ऑफ एडवाइस जो पीटर लिंच मानते हैं कि डोंट गैम्बल, टेक ऑल योर सेविंग्स एंड बाय सम गुड स्टॉक एंड होल्ड इट टिल इट गोज अप एंड देन सेल इट, इफ इट डोंट गो अप डोंट बाय इट। कि अगर ऊपर नहीं जाए तो उसको मत खरीदो। तो यहाँ पे ये चैप्टर क्लोज होता है। आई होप यू लाइक इट। और जब अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो दोस्त, है ना। पढ़ने में बहुत जान लगती है और रनिंग नोट्स लगा के। तो इफ़ यू अप्रिशिएट, एंड कोई भी अगर आपको है तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू।